नमस्कार दोस्तों। जो हमारे पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही थी उसको सॉल्व करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, भारत की समेकित निधि एक तरफ सूचीबद्ध दी गई है, सूची 2 लिखी का मिलान करना है आपको। सूची वन का सूची 2 से मिलान करना है। भारत की समेकित निधि दी गई है, वित्त आयोग, वित्तीय आपात और भारतीय नियंत्रक मालिका परिषद। देखिए, जो वित्त आयोग तो आर्टिकल 280 के तहत है, वित्तीय आपात 360 के तहत है। वित्तीय आपात किसके तहत है? वित्तीय आपात आपका 360 के तहत है। वित्तीय आपात वित्तीय आपात 360 के तहत है। नियंत्रण मालिका 148, समेकित निधि 200 आर्टिकल 266 के तहत है। ए का 1, बी का 2, बी का 3, सी का 2। आपका आंसर होगा ये। और फिलहाल जो आपके सीजीए है संजय मूर्ति। चलो, क्वेश्चन नंबर 2, मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? 1963 में मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। मोर का वैज्ञानिक नाम है क्रिस्टोसस, याद रखना। किस दस्तावेज में पहली बार घोषित किया गया कि ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था? आपका ये मोंटेग्यू घोषणा 1917, अगस्त प्रस्ताव 1940 और क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946। आपको पता होगा कैबिनेट मिशन के तहत तो संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसमें आपके 39 मेंबर की बात की गई थी। क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव को पता होगा 1940 में क्यों लाया गया था? अगस्त प्रस्ताव लाया गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किस तरह भारतीयों का सहयोग लिया जाए, ये इसलिए अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। फिर आपका क्रिप्स मिशन आता है। जो मोंटेग्यू घोषणा पत्र था, मोंटेग्यू घोषणा पत्र जो था, इसमें बात की गई थी पहली बार भारतीयों को, प्रथम विश्व युद्ध जब हो गया था, भारतीयों के सही योगदान जो उसमें देता, उसके बाद में बात की गई थी भारतीयों को स्थानीय स्वशासन किस प्रकार दिया जाए, उसकी बात की गई थी। ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन, ठीक है, स्थानीय स्वशासन की बात की गई थी 1917। फजर अली की बात करूं, फजर अली आयोग 1935 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताना है, सही उत्तर दीजिए। इसके 3 सदस्य थे। फजल अली इसका मुख्य अध्यक्ष थे। के एम पन्नेकर, हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। सही है। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में अपनी रिपोर्ट दी थी। और 22 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों की सिफारिश की थी। नहीं, इनने 16 राज्य और 3 यूटी की बात की थी, इसलिए केवल एक सही है। फिर निम्न में से कौन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होने के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे? क्लीमेंट एटली, जो 1945 से 47 तक रहे। इससे पहले 40 से 45 तक रहे थे विंस्टन चर्चिल, जिसने गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। रेमजे मैकडोनाल्ड उस समय वॉइस रहे थे जब गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से भाग लेने कर वापस आए थे। उस समय मैकडोनाल्ड थे 1931-32 के आसपास। भारत के संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने, 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुन लिए गए थे। इसका आंसर है संविधान सिन्हा। जवाहरलाल नेहरू जो थे संघ समिति के अध्यक्ष थे। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव जो थे संवैधानिक सलाहकार थे आपके। बी एन राव संवैधानिक सलाहकार थे, बात ध्यान रखनी। साथ ही बी एन राव ने आपका संविधान का प्रारूप तैयार किया था। उस प्रारूप की जांच करने के लिए जो समिति गठित हुई थी, उस समिति के अध्यक्ष, जो प्रारूप समिति बनी थी, उस समिति के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। उस समिति के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। बी आर राव भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं बी एन राव। साथ ही उन्होंने म्यांमार का संविधान बनाने में भी योगदान दिया है बी एन राव ने। बात करते हैं भारत की नागरिकता संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान में किस भाग में है? भाग 1 में तो आपके स्टेट और यूटी की बात की गई है, स्टेट और यूटी के क्षेत्रों की बात की गई है, स्टेट एंड यूटी के क्षेत्रों की बात की गई है, एरिया की बात की गई है। भाग 2 में आपके नागरिकता संबंधित है, जिसमें आर्टिकल
नागरिकता, जिसमें आपका आर्टिकल 5 से 11 तक की बात की गई है। भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, जिसमें आपके 12 से 32 तक की बात की गई है। ठीक है, अब इसमें आपके DPSP नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है, जिसमें 36 से 51 की बात की गई है। भारतीय सरकार, भारत की बात करूँ, भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारतीय संविधान में कई प्रावधानों के लिए खाका तैयार कितनी अनुसूचियाँ थी। जो 1935 का संविधान है, इसे बोलते हैं कि भारतीय संविधान का लगभग 70% भाग इसी से बना हुआ है, 1935 के अधिनियम से। ये एक बहुत बड़ा खाका था। इसमें आपकी 10 तो अनुसूचियाँ थी, अनुसूचियाँ थी, और साथ ही इसमें 321 धाराएं थी, 10 अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन था। 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में। ये दर बदल से संबंधित है। शपथ और प्रतिज्ञा आपकी तीसरी अनुसूची है, तीसरी अनुसूची। और चौथी अनुसूची की बात करूँ तो वेतन भत्ते की बात करता है। और पंचायती राज की बात करूँ तो 10वीं अनुसूची। आधिकारिक भाषा की बात करूँ तो 8 अनुसूची। इसका आंसर होगा सी। बात करते हो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रथम अनुसूची राज्य, प्रथम अनुसूची की बात करूँ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करता है। प्रथम अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करता है, सही है। तो दूसरी अनुसूची उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों के उपलब्धियों की बात करता है, ठीक है। चौथी अनुसूची लोकसभा नहीं, राज्यसभा, इसलिए ये गलत है। इसका आंसर होगा सी। 9वीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा, ठीक है। भारतीय संविधान की बात करूँ, भारतीय संविधान में राज्यों को, भारतीय संविधान की बात करूँ, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की अवधारणा कहाँ से ली गई है? कनाडा के संविधान से ली गई है। कनाडा, अमेरिका के संविधान की घोषणा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान की घोषणा, स्विस के संविधान की घोषणा, ब्रिटिश उत्तर अमेरिकी अधिनियम, इसे कनाडा भी बोलते हैं, कनाडा अधिनियम भी बोलते हैं। अब कौन सा सही सुमेलित है? आर्टिकल 53 राष्ट्रपति शपथ व प्रतिज्ञा, नहीं, आर्टिकल 53 नहीं है। आर्टिकल 53 जो है राष्ट्रपति कार्यकारी शक्तियों का प्रधान होगा, लिखा हुआ है। राष्ट्रपति कार्यकारी शक्तियों का प्रधान होगा। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यताएं है, नहीं, राष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यता आर्टिकल 58 में है। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है। निर्वाचन किस प्रकार होगा? निर्वाचन किस प्रकार होगा? एकल संक्रमण पत्र पर नहीं, एकल संक्रमण मत प्रणाली। आर्टिकल 63 राष्ट्रपति के चुनाव की बात की गई है। आर्टिकल 63 राष्ट्रपति के चुनाव की बात की गई, ये भी गलत है। आर्टिकल 66 राष्ट्रपति के चुनाव की बात की गई है, ये सही है। इसका आंसर होगा डी। अब बात करते हैं, एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में जाना जाता है। B.R. अम्बेडकर ने इस बात को कहा था। B.R. अम्बेडकर। 32 संविधान सर्वोच्च न्यायालय के साथ उच्च न्यायालय को भी मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार है। देख, सर्वोच्च न्यायालय के साथ, उच्च न्यायालय को नहीं है। उच्च न्यायालय जो है आर्टिकल 226 के तहत, ये मूल अधिकार के साथ साथ फंडामेंटल राइट के साथ साथ अदर वैधानिक पे भी इसका रिट अधिकार क्षेत्र ज़्यादा है। ये वैधानिक पे भी 3 जारी कर सकता है रिट, इसलिए दूसरा गलत है, पहला सही है। दूसरा गलत है, सत्य है। निम्न में से कौन सी भाषाएं की बात करते हैं? निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषा? मूल संविधान में जब 8वीं अनुसूची थी उसमें केवल 14 भाषाएं थी, 14 भाषाएं मूल संविधान में।
फिर 71वां कौन संशोधन हुआ? इसमें आपकी सिंधी जोड़ी गई थी। फिर आपका 72 नहीं 92वां होता है, और साथ ही एक संविधान होता है, 92वां कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है। 92वें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा आपको BDMS जोड़ी गई थी 2003 में। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। इससे पहले एक संशोधन होता है KTM, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी, त्रिपुरा और मणिपुरी ये जोड़ी गई थी। बोडो ठांगरी है, अंग्रेजी सांथली नहीं है, दो है। कौन सा, अब इसमें आपकी 22 भाषाएं हैं, ये याद रखना। वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं। कौन सा अनुच्छेद निर्धारित करता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता? ये तो वंचित नहीं किया, वैधानिक के तो रद्द कर दिया था आर्टिकल 31 तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 19(1)(f) में था, 19 के क्लोज F में संपत्ति का अधिकार था, इसे भी रद्द कर दिया था। अब है ये 44वां संविधान संशोधन द्वारा, 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 1978 में। इसमें तो कहा गया है कि सरकार 39B में कहा गया है कि सरकार जो है संसाधनों का इस प्रकार बंटवारा करेगी ताकि जनता का कल्याण हो, अधिकतम कल्याण किया जा सके। आर्टिकल 21 में कहा गया है, जो जीवन के अधिकार की बात करता है, इसमें कहा गया कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है। ठीक है। आपातकाल के दौरान इसे निलंबित किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान इसे निलंबित किया जा सकता है। इसे सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी है, सही है। यह नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए प्राप्त, ये भी सही है, ये भी सही है। इसे निलंबित नहीं किया जा सकता क्योंकि 44वां कॉन्स्टिट्यूशन 1978 में इसे निलंबित को मना कर दिया गया था कि निलंबित नहीं किया जाता। एक तो आर्टिकल 20 और एक आर्टिकल 21 आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जाता, इसलिए इसका आंसर है बी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? 5वीं कौन सा सही है? इसमें कहा गया कि 5वीं अनुसूची में 6ठी अनुसूची के अलावा अन्य राज्यों के अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान है। अनुसूचित जातियों के लिए प्रावधान है 6ठी अनुसूची के अलावा, ये सही है। 6ठी अनुसूची के रूप में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम जनजातियों के लिए संबंधित इन 6 राज्यों के लिए अपनी ऑटोनमस काउंसिल होती है, ऑटोनमस स्टेट काउंसिल होती है, जिसके तहत ही यहाँ का शासन चलाती है। दोनों सही है। आर्टिकल 108 108 संयुक्त बैठक के प्रावधान करता है साधारण विधेयक पर। आर्टिकल 110 धन विधेयक है। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण बजट की बात करता है। सी का 3 इसका आंसर है ये। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? फोर्ट विलियम कॉलेज, सर्वोच्च न्यायालय, फोर्ट विलियम में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1774 व 1773 के एक्ट के तहत। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ये भी सही है, सही है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई 3:2 में होती है, ये भी सही है। 15 अगस्त 1947 विधानसभा द्वारा अपनाया गया था, नहीं। 22 जुलाई 1947 के द्वारा इसे अपनाया गया था। इसका डिजाइन पिंगले ने तैयार किया था, पिंगले वेंकैया ने तैयार किया था, आंध्र प्रदेश के थे। ठीक है, 1 और 3 सही है इसका। कोयलो मामला भारतीय संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? जो 90वीं अनुसूची से संबंधित, जो न्यायिक समीक्षा की बात करता है। 1973 के बाद 1973 के बाद जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ये 2004 का केस है, 2004 का मामला है।
भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को डिजाइन करने के लिए जिम्मेदार किससे किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक को डिजाइन करने के लिए जिम्मेदार था नंद दीनानाथ भार्गव। दीनानाथ भार्गव कौन थे? नंदलाल के शिष्य थे ये, नंदलाल के शिष्य। और नंदलाल कौन थे? ये स्वदेशी चित्रकार, पहले चित्रकार थे जिन्हें छात्रवृत्ति मिली थी। 1905 में इन्होंने छात्रवृत्ति मिली थी। पिंगले वेंकैया आपको बता दिया था, इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। रविंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। भारतीय राष्ट्रगान की बात करूं, भारतीय राष्ट्रगान के बारे में बात करते हैं। कथन कोई विचार कीजिए। जनगण अधिनियम मूलतः 5 छंद थे, ठीक है, लेकिन केवल प्रथम छंद को राष्ट्रगान के रूप में मान्यता दी गई थी, ये सही है। 5 छंद थे, केवल एक छंद को, पहले छंद को इसमें राष्ट्रगान का पूर्ण संस्करण लगभग 52 सेकंड का होते हैं, दोनों सही है। राष्ट्रगान को लिखा किसने था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और गाया गया था पहली बार 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। जन गण मन ये गाया गया था पहले, और इसका आधिकारिक समय 52 सेकंड है, परंतु कुछ परिस्थितियों में इसे 30 सेकंड के साथ भी कुछ विशेष अवसर पर जैसे परेड होगी तब गाया जाता है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय पशु सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर का वैज्ञानिक नाम है पंथेरा टाइगर्स। बंगाल टाइगर। राष्ट्रीय पक्षी पावोक्रिस्टेसस, ये मोर है आपका, मोर। पावोक्रिस्टेसस आपको बता भी देता है पहले, जो 1963 में से अपनाया गया था। राष्ट्रीय जलीय पशु प्लास्टिनिका गंगेटिका 2009 में डॉल्फिन को दर्जा दिया गया था। राष्ट्रीय फूल कमल है, इसका नाम है सिट्रीस, इसलिए यो गलत है। एक को अभिकथन दूसरे को आर कहा गया है। राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, ठीक है। एक लोकतांत्रिक समाज में मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या में शिक्षा का अधिकार अपरिहार्य है, दोनों सही है इसके। संवैधानिक संशोधन अधिनियम में प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द डाले गए हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। 38वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। इसमें संविधान में कहा गया था कि आपातकाल जो होगा, आपातकाल, इसकी आप न्यायिक समीक्षा नहीं करोगे, साथ ही एक समय में एक से अधिक आपातकाल लगाए जा सकते हैं। और 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे रद्द कर दिया गया था। भारत के संविधान की प्रस्तावना को संविधान द्वारा को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन अपने संविधान को अपनाया गया था। और 22 जुलाई को जनगण मन अधिनियम, राष्ट्रगान जिसे बोलते हैं। और आपका राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान की प्रस्तावना कौन सा सही है? प्रस्तावना विधायिका को शक्ति प्रदान करती है। प्रस्तावना न्यायालय में लागू की जा सकती है। गलत, लागू नहीं की जा सकती, ना ही शक्ति का स्रोत है। ना तो एक सही है, ना 2 सही है। किसने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा है? नानी पालकीवाला, केशवानंद भारतीवाद,
भारती का केस लड़ा था, 13 मत से फैसला आया था। ठीक है, 13 जज। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता स्पष्ट रूप से नहीं पाई जाती। निम्न में से किसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता स्पष्ट रूप से नहीं पाई जाती? निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति प्रस्तावना में, तो कह रहा अभिव्यक्ति प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से नहीं पाई जाती? प्रस्तावना व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता की बात की, लोगों के कल्याण की बात नहीं की गई है। नागरिक अपनी स्वतंत्रता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का त्याग दे। नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा, नागरिकता त्याग यदि वो अपना वयस्क हो नागरिकता त्याग दे, ठीक है, नागरिकता खो देगा। सदस्य से किसी देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, ये भी सही है, ये भी सही है। अन्य देश की नागरिकता से विवाह करने के बाद नागरिकता नहीं त्यागे, सरकार की आलोचना, नागरिकता नहीं त्यागी जाएगी, ये कर दो। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी। 74 में है ये बात लिखी हुई है, और 72 में क्षमादान की बात की गई है। क्षमादान, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति 72 में है, और महान्यायवादी 76 में है। महान्यायवादी संसद की दोनों बैठकों में भाग ले सकता है, परंतु मत नहीं डाल सकता। 78 में क्या है? प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। फिर विशेषता, प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या है कि वो राष्ट्रपति को अपने निर्णय से, अपनी मंत्रिपरिषद के निर्णय से अवगत कराएगा, उनके विचारों से अवगत कराएगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जब उनसे कुछ राय मांगेगा तो वो देगा। संसदीय कार्यवाही, संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या है? संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है विधायिका के प्रति कार्यपालिका की सामूहिक जिम्मेदारी। अच्छा, दूसरा है कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, निचले सदन का विघटन, प्रधानमंत्री का नेतृत्व। मेरे भाई, संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है संसदीय शासन, यानी यूके की बात कर रहा है, यूके की संसद की बात कर रहा है, संसदीय शासन विशेषता नहीं है। ठीक है, विधायिका के प्रति कार्यपालिका की सामूहिक जिम्मेदारी, कार्यपालिका विधायिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, इसका आंसर भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, उसमें कार्यपालिका विधायिका की शक्ति का विभाजन नहीं होता, बल्कि विधायिका से ही कार्यपालिका के सदस्य चुने जाते हैं उसमें। जबकि हमने अपना रखा है अमेरिका का और ब्रिटेन का मिश्रित मॉडल में संसद की बात की थी कि काल कर पर विचार कीजिए करें। बलवंत राय मेहता समिति की बात करें, बलवंत राय मेहता समिति कब हुई थी? 1957 में हुई थी। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित हुई थी। ये सामुदायिक सेवा विकास कार्यक्रम जो 1953 का था, 1952 और 53 का जो था, इसकी जांच के लिए गठित की गई थी। अशोक मेहता समिति 1977 में गठित की गई थी। इसकी रिपोर्ट आती है 1978 में, जो 2 स्तरीय पंचायत की बात करते हैं, 2 स्तरीय पंचायत की बात करते हैं, साथ ही न्याय पंचायत की बात करते हैं। सरकारी आयोग जो गठित किया गया था 1983 में गठित किया गया था, 1988 में ये रिपोर्ट देता है। ये केंद्र राज्य के बीच, स्टेट और सेंटर के बीच रिलेशन की बात करते हैं। पूंजी आयोग 2004 में गठित किया गया था। ठीक है, तो पूंजी आयोग 2004 में, इसका तो भाई 1 2 3 4 ही बैठ रहा। राज्यों के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? राज्यों के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? अगर कोई राज्य है तो नंबर 1, अगर ये राज्य है, इस राज्य में पॉपुलेशन होगी, ये पॉपुलेशन होगी, इस पॉपुलेशन को अपना एक ग्रुप बनावेगी, अर्थात जनसंख्या बनावेगी, जनसंख्या एक सरकार बनावेगी, सरकार बन गई, अर्थात जनसंख्या के साथ सरकार भी होगी। जनसंख्या के बिना तो राज्य ही नहीं बनेगा,
राज्य के बिना सरकार नहीं बनेगी। न्यायतंत्र अर्थात ये न्यायपालिका की बात कर रहा, ना। न्यायपालिका अनिवार्य तत्व नहीं है, क्योंकि अनिवार्य तत्व नहीं है, क्योंकि अगर न्यायपालिका नहीं है तो तानाशाह शासन भी तो स्थापित होता है, तानाशाही, जिसमें सरकार ही संप्रभु होती है। तो ये तो नहीं है संप्रभुता, ये सही है। 1 2 4 1 2 4। भारतीय राजनीति की विशेषताएं बताइए। क्योंकि भारतीय राजनीति ना तो पूर्णतः संसदीय ना ही पूर्णतः अध्यक्षीय, दोनों का मिक्सर रूप है। एकल नागरिकता भारतीय नागरिकता है, केवल केंद्र की नागरिकता है, केवल केंद्र सरकार की नागरिकता है, केंद्र सरकार की। जबकि अमेरिका में केंद्र और राज्य दोनों की बात है। संघवाद कौन सा नहीं है? सर्वोच्च संसदीय संघवाद, संघ और राज्य, ठीक है। एकीकृत न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय। संसदीय सर्वोच्चता नहीं है हमारे यहाँ, ये ब्रिटेन में है, हमारे यहाँ संसदीय सर्वोच्चता नहीं है, हमारे यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान सर्वोच्च है, इसलिए इसका आंसर है सी। भारतीय संसदीय प्रणाली के बारे में कथन विचार कीजिए। कह रहा है भारतीय संसदीय प्रणाली, ना कि संसदीय प्रणाली की बात आएगी तो ब्रिटेन की प्रणाली याद करना, और भारतीय संसदीय प्रणाली तो मिक्सचर मॉडल याद करना। राष्ट्रपति वास्तविक कार्यकारी प्रधान होता है, ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति वास्तविक कार्यकारी प्रधान नहीं होता। वास्तविक कार्यकारी प्रधान अध्यक्षीय प्रणाली में होता है, अध्यक्षीय प्रणाली। मंत्रीगण राष्ट्रपति की इच्छा प्रसाद पद धारण करते हैं, राष्ट्रपति की, ये ठीक है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये भी ठीक है। 2 और 3। अब कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आर्टिकल 53 राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। क्षमादान की शक्ति तो मेरे भाई आर्टिकल 161 में है, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति, ये ठीक है, 154 में है, राज्य का एक राज्यपाल होगा। 53 राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाएगा इनको? हाई कोर्ट के न्यायाधीश। भारतीय संघवाद, भारत एकात्मक विशेषता वाला अर्धसंघीय संरचनात्मक का अनुसरण करता है, अर्धसंघीय। अच्छा, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का स्पष्ट उल्लेख किया गया नहीं, यूनियन शब्द लिखा हुआ है, केवल पहला सही है इसका। कौन सा अनुच्छेद संसद के नए राज्य बनाने एवं मौजूद सीमाओं को बदलने का अधिकार देता है? आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 जो है नए राज्यों का, भारतीय सीमा में प्रवेश की बात करता है। आर्टिकल 4 जो है आर्टिकल 2 और 3 में संशोधन की बात करता है, इसलिए इसका 2 सही है। 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन, दूसरे को कारण आर कहा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं करता, सही है। संविधान में केवल भाषाई और अल्पसंख्यक मान्यता दी गई है, दोनों सही है। 52वां संविधान सही प्रकार सम्मिलित कीजिए। छत्तीसगढ़ 2000 को, मध्य प्रदेश अधिनियम आता है 1 नवंबर को, और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, और 15 नवंबर को छत्तीसगढ़ ने झारखंड। गुजरात 1960,
और महाराष्ट्र भी। नागालैंड 1963 असम से अलग हुआ था। पहला पूर्वोत्तर राज्य जो अलग होकर बना था असम से। मिजोरम 1987 और अरुणाचल प्रदेश भी। हिमाचल प्रदेश भी। इसका आंसर है 2413। 2413 इसका आंसर है सी। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 371 नागालैंड ठीक है। 371 सी गोवा ये गलत है। एफ सिक्किम सही है। जे कर्नाटक सही है। इसका आंसर है बी। 371 की बात करें अगर जो 371 महाराष्ट्र और गुजरात की बात करता है। और 371 ए नागालैंड होगा। 371 बी असम की बात करेगा। 371 सी मणिपुर की बात करेगा। 371 डी आंध्र प्रदेश की बात करेगा। 371 ई आंध्र प्रदेश तेलंगाना में विश्वविद्यालयों की बात करेगा। 371 एफ सिक्किम की बात करेगा। 371 ABCDEF जी मिजोरम। एच 371 आई गोवा। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम ए बी सी के बीच अंतर को समाप्त करता है। एक था डी इनके अंतर को समाप्त करता है। ठीक है। ए में क्या था? ब्रिटिश प्रांत थे। बी में रियासतें थी। सी में चीफ कमिश्नर प्रांत थे। डी में क्या था आपका? अंडमान निकोबार था। उस 10वां संविधान संशोधन के द्वारा पांडुचेरी को संघ का दर्जा दिया गया था। पांडुचेरी को संघ का दर्जा नहीं दिया गया था। पांडुचेरी दमन और दीव को दादर नागर हवेली को दादर नागर को, इसलिए यो गलत है। पहला सही है। वो पांडुचेरी के लिए तो 16वां था। 16वां कॉन्स्टिट्यूशन। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब होती है? 1927। अब आगे पढ़िए कौन सा इसकी रिपोर्ट में सही नहीं है। साइमन कमीशन जो आना था ये 1919 में जो अधिनियम पारित किया गया था उसकी समीक्षा के लिए साइमन कमीशन आना था। 1919 में जो प्रांतों में द्विवेदी शासन था उसकी समीक्षा के लिए साइमन कमीशन आना था। ये ध्यान रखना। 1919 में जो हमने सुधार किए थे उसकी समीक्षा के लिए आना था। प्रांतों में द्विवेदी शासन की समाप्ति कर इसने कहा था रिपोर्ट में कहा समाप्त करना था क्योंकि द्विवेदी शासन की समाप्ति करना। ठीक है। श्वेत प्रांतीय स्वायत्तता की बात करेगा। ठीक है। इसमें संघीय सरकार की स्थापना की बात की गई थी परंतु संघ स्थिति में नहीं आता। ये भी सही है। उसने कहा भविष्य में चुनाव के आधार पर सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार। ये गलत है। सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार नहीं थी। वित्त शिक्षा पद ये इसके मुख्य आधार थे। जिनके पास अच्छे पैसे थे, अच्छे शिक्षा थे, अच्छे पद पर थे वे वोट देते थे। साइमन कमीशन सभी सदस्य ब्रिटिश थे। इसमें आपके क्लीमेंट एटली भी थे जो बाद में प्रधानमंत्री बने भारत। ब्रिटिश के अंतिम प्रधानमंत्री बने भारत में। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत प्रवासियों को नागरिकता के लिए पात्रता प्रदान करता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। ठीक है। जो यहाँ के अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक कौन से थे? अल्पसंख्यक याद करना। अल्पसंख्यक आपके बौद्ध, ईसाई, सिख, जैन। ये जो अल्पसंख्यक है ये अगर 2014 से पहले, तारीख तो मेरी भी याद है 2014 या 2014 से पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं तो इन्हें नागरिकता दी जाएगी बशर्ते उन्हें 5 साल हो गया हो। 5 साल हो गया हो 2019 तक। ठीक है। तो ये था। इसकी पहले सभी सीमा जो थी 11 वर्ष थी। 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई थी। ये ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? संविधान के अनुच्छेद 5 प्रारंभ में नागरिकता की बात करता है। पाकिस्तान से अप्रवासी नागरिकता की बात करता है। 8 स्वेच्छा से नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति की बात करता है। ये गलत है। और नागरिकता के विनियमन संसद की शक्ति है। ये सही है। इसका आंसर है सी। बात करता हूँ आर्टिकल भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1861,
भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1919, 1909 में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की बात कही थी। 1861 में कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय शामिल की गई थी। साथ ही 1861 के अधिनियम से बॉम्बे और जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, इनको शक्ति दे दी गई थी, इनको पावर दे दी गई थी कानून बनाने के अपना, जो कि 1833 के अधिनियम से बंद कर दी गई थी। अब 61 में ना दोबारा शक्ति दे दी गई थी। 1919 के अधिनियम की बात करूँ, 1919 में केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, विधान परिषद और विधानसभा की स्थापना की गई थी। ठीक है। 1935 में 6 में प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। कौन कौन से थे यहाँ पे? एक तो था बॉम्बे, एक था मद्रास, एक था आपका बंगाल, बिहार, अवध, संयुक्त प्रांत जिसे बोलते हैं, संयुक्त प्रांत। और भी होगा 5, और भी होगा कोई सा। इसका था ए का 2, बी का 3, सी का 4। इसका आंसर है डी। भारत में नागरिकता के प्रावधानों संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सही है? बताना कि कौन सा सही है। 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद 1 जुलाई 1980 से पहले भारत में पैदा हुए व्यक्तियों को जन्म से नागरिक माना जाएगा, भले ही उसके माता पिता भारत में राष्ट्रीयता कुछ भी हो। ये 1987 से पहले था, जबकि 1987 के बाद क्या 2004 को या तो उसके बाद भारत में जन्मे व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा। वर्तमान में माता पिता में एक भारतीय नागरिक, दूसरा वैध प्रवासी नहीं है। ये सही है। अब 2004 के बाद क्या कहा गया था? अगर जो किसी का जन्म भारत में होता है तो उसके माता पिता दोनों भारतीय हों या फिर दोनों में से एक भारतीय हो, तो दूसरा जो है वो अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके दोनों सही है। अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, विदेशियों को नहीं। लोकसभा और राज्यसभा में भारतीय नागरिक मत, लोकसभा राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने का अधिकार राष्ट्रपति 58 के तहत और राज्यपाल 157 के तहत, सार्वजनिक पदों पर असीम होने का अधिकार है। संविधान में आर्टिकल 21 के तहत संरक्षण प्राप्त, ये तो विदेशी और देशी दोनों को प्राप्त है, इसलिए 4 नहीं 1 2 3। भारतीय संविधान की बात करो, भारतीय संविधान में कौन? भारतीय संविधान की बात करो अगर मैं, भारतीय संविधान की 3री अनुसूची, 2री अनुसूची में तो पैसे की बात करें पहले, यानी वेतन भत्ते। 3री अनुसूची में जो है शपथ की बात करेंगे। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ सही है। राष्ट्रपति के पद की शपथ तो आर्टिकल 60 में है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद की शपथ अनुसूची में नहीं, याद रखना। सदस्य द्वारा दी जाने शपथ 1 2 4। चलिए और आगे के सवाल कल देखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।